आदमी ने बदबूदार मछली का चारा समुद्र में डाल दिया और कुछ ही देर में पास की एक बड़ी सफेद शार्क उसकी ओर आकर्षित हो गई। इसके बाद उसने शार्क रोधी पिंजरे को बंद कर दिया और जैसे ही पिंजरा पानी में डूबने लगा, डरे हुए पर्यटक आकर्षित हुए। यह समुद्र में सबसे रोमांचक शार्क डाइविंग अनुभव है। थोड़े से पैसे खर्च कर और जिम्मेदारी से मुक्त करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आप समुद्र के इस अद्भुत शीर्ष शिकारी को बेहद करीब से महसूस कर सकते हैं। इंसान और शार्क के साथ डाइविंग का यह अनुभव समाप्त हो गया। जैसे ही दोनों पर्यटक डेक पर लौटते हुए उत्साह से यादें ताजा कर रहे थे, उत्साही कप्तान ने एक खंजर निकाला और उस आदमी पर वार कर दिया। बेखबर उस आदमी के शरीर से खून बहने लगा। वह तड़पने लगा और समुद्र में जा गिरा। विशाल सफेद शार्क का भोजन बन गया। जब लाओ मा बच्चा था तब वह गोताखोरी कर रहा था और उस पर एक शार्क ने बेरहमी से हमला कर दिया था। वह शार्क के जबड़ों से बच निकला और जीवित रहा। अपने इस दर्दनाक अनुभव के कारण वे चाहते थे कि शार्क देखने आने वाले पर्यटक उस भय और निराशा का प्रत्यक्ष अनुभव करें। शिकार छांटने में आसानी के लिए लाओ मा ने एक सेकंड हैंड मछली नाव खरीदी और किनारे खड़ी कर दी। पर्यटकों को समुद्र सैर के बहाने बहलाकर नाव पर ले जाता। योजना थी कि जो खुद फंसना चाहे शिकार बने, लेकिन कागजी कार्रवाई सही न होने के कारण उसके पास बहुत कम लोग आते थे। ज्यादातर शिकार वे लोग बनते थे जो सस्ती यात्रा के लालच में फंस जाते थे, लेकिन अब लोग उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे। लाओ मा नियमों को तोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। सर्फिंग करने वाला अन्ना आज खेलने में मग्न हो गया था। जब वह किनारे आया तो रात बहुत हो चुकी थी। संयोग से उसकी इन्फ्लेटेबल बोर्ड की हवा निकालने की चाबी भी खो गई थी। इस समय आसपास एक गाड़ी थी जो अभी तक नहीं गई थी। यह देखकर वह जल्दी से चाबी लेने के लिए गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस गाड़ी का मालिक लाओ मा है। खूबसूरत और बेपरवाह अन्ना ने उसे आकर्षित किया। लाओ मा ने झूठा दिखावा करते हुए जाने का नाटक किया। इस समय असावधान अन्ना अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही है। अगले ही पल जब अन्ना का बॉयफ्रेंड रेग उसे ढूंढते हुए लोकेशन के सहारे वहां पहुंचा, तब तक वह पहले ही गायब हो चुकी थी। उसने दोबारा उसका फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घंटी की आवाज कार के अंदर से आ रही थी। इसी दौरान अन्ना आखिरकार बेहोशी से जाग गई और पाया कि वह किसी गुप्त कमरे के लोहे के बिस्तर से बंधी हुई है। डरी हुई अन्ना ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसे पता चला कि पास के बिस्तर पर भी कोई उसी हाल में है। वह कोई और नहीं बल्कि पहले वाली महिला पर्यटक लीसा थी। उसने अन्ना से कहा कि कोशिश करना बेकार है। यहाँ कोई भी उनकी मदद की पुकार नहीं सुन सकता, क्योंकि इस वक्त वे दोनों समुद्र के बीचों बीच हैं। लेकिन जीने की तीव्र इच्छा रखने वाली अन्ना ने यह सुनने के बाद भी हार नहीं मानी। वह लगातार भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती रही, मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। लीसा को यूं ही हार मानकर लेटा हुआ देखकर लीसा के मन में कोई दुश्मनी नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि यहाँ कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है, इसलिए उसने हार मान ली थी। शुक्र है कि अन्ना के लिए चिंता करने वाला था। रेगो ने पुलिस को सूचना दी, पर एक रात होने से पुलिस मामला दर्ज नहीं कर सकी। जल्द ही रात छा गई। पूरे दिन जूझकर अन्ना की कोशिशें बेकार रहीं। वह धीरे धीरे परिचित होती लीसा से बातें करने लगी। समझाने के बाद उसकी निराशा मानसिकता में अब सुधार आ गया था। इसी दौरान अन्ना को अचानक एहसास हुआ कि सामने वाली की स्विमसूट कई दिनों के बाद भी एकदम सही आकार में है, जिससे यह साफ था कि उसके अंदर जरूर कोई स्टील वायर लगा है। लीसा को समझकर उसने स्विमसूट उतारकर अन्ना फेंक दिया। अन्ना ने जांचने के बाद उसके अंदर से लोहे तार निकाल ली, लेकिन जैसे ही वह ताला खोलने की कोशिश कर रही थी, बाहर से धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में बूढ़ा माँ खाने की थाली लेकर अंदर आ गया। सावधान लीसा दरअसल सामने बढ़ाए गए पेय को पीना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार वह अपने शरीर की जरूरत को रोक नहीं पाई और गिलास ले लिया। लेकिन बूढ़ा माँ ने फिसलती हुई चादर से तुरंत भांप लिया कि सामने वाला शायद कपड़े नहीं पहने हैं। वह पूछने ही वाला था कि अन्ना ने जल्दी से बात काट दी। वाकई बूढ़ा माँ गुस्से में डांट सुनकर ध्यान भटका और आगे नहीं पूछा, जबकि अन्ना ने भी तुरंत खाना ले लिया। वह जानती थी कि केवल पर्याप्त ताकत बनाए रखकर ही इस शापित झील से बच निकलने का मौका मिल सकता है। सामने वाले को सफलतापूर्वक संभालने के बाद अन्ना ने जल्दी से फिर से तार निकालकर उसे छेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। इसी समय लीसा भी बिस्तर पर ढेर हो गई। जल्द ही पूरी तरह कमजोर पड़ी अन्ना तार को पकड़ भी नहीं पाई। तभी उसे एहसास हुआ कि पानी में नशा मिलाया गया था, लेकिन अब समझने में बहुत देर हो चुकी थी। काफी देर से इंतजार कर रहे बूढ़े माँ मजाकिया अंदाज में अंदर आ गए। असल में वह पहले से ही दोनों की छोटी छोटी चालाकियों को भांप चुके थे। जब अन्ना दोबारा जागी तो वह अब भी बंधी हुई थी, बस इस बार जगह बदलकर डेक पर आ गई थी। इस समय लीसा अब भी बेहोश होकर जमीन पर बैठी थी। बूढ़े माँ ने आगे बढ़कर उसके बालों की एक लट काट ली, फिर धीरे से उसे जगाया और तुरंत पास जाकर ऑपरेटर के बटन को दबा दिया। जैसे ही मशीन चालू हुई, अन्ना ने देखा कि उसकी साथी को लिफ्टिंग पिंजरे के हाइड्रोलिक आर्म पर बांध दिया गया है। बूढ़ा माँ धीरे धीरे जॉयस्टिक को आगे बढ़ाता है और हवा में लटकी लीसा भी धीरे धीरे डेक से दूर जाने लगती है। असल में उसने पहले ही समुद्र में चारा डाल दिया था और इस समय नीचे की ओर आकर्षित होकर बहुत सारी शार्क आ गई थी। यह सोचते ही दोनों ने डर के मारे जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। बूढ़ा माँ ने जानबूझकर देर रात तक इंतजार किया ताकि वह अपनी कार्रवाई कर सके। इस समय समुद्र पर उनके अलावा कोई नहीं था। लीसा पूरी ताकत से छटपटा रही थी, पर हाइड्रोलिक आर्म के नीचे जाने से रोक नहीं पाई। बूढ़ा माँ ने उसका आधा शरीर ही समुद्र में डुबोया, क्योंकि उसकी विकृत मानसिकता के कारण वह इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना चाहता था। देखा गया कि लीसा फुटबॉल की तरह खूनी शार्क के बीच उछाली जा रही थी। जल्दी ही उसके खून ने आसपास के समुद्र को लाल कर दिया और बूढ़ा माँ ने भी उसकी मौत से पहले के दर्द और जू वोंग को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड कर लिया। खुद को खुश करने के लिए उसने खास तौर पर बताया कि अन्ना की बारी अगली रात है, ताकि पीड़िता अपना बचा हुआ समय डर और यातना में गुजारे। जुई वोंग की स्थिति में अन्ना दीवार पर अपना नाम खोदने लगी, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई उसे ढूंढ निकालेगा और हत्यारे को सजा दिलाएगा।
उसने देखा कि दीवार पर पोतने के निशान थे। अन्ना ने चादर से दीवार पोंछने लगी। एक छुपा हुआ नाम सामने आ गया जो पीड़ित का था, जिसने नाम लिखा था। और ध्यान से देखने पर पता चला कि दीवार पर कई डरावने पोतने के निशान हैं, जो सोचने पर रोंगटे खड़े कर देते हैं। ऊपर से बूढ़े माँ का व्यवहार भी इसी बात की पुष्टि करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस बालों की लट को चमड़े के खोल में डाल दिया और फिर लीसा के नाम वाली वीडियो टेप भी उसमें रख दी, ताकि लौटते समय उसे जल्दी से ढूंढ सके। और ऐसा करने की वजह यह है कि उसकी संग्रहित चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। अगर सही से निशान नहीं लगाए तो उन्हें आसानी से गड़बड़ किया जा सकता है। जल्दी ही सूरज फिर से उग आया। समुद्र की सतह पूरी तरह शांत हो गई थी। केवल लहरों के साथ बहता हुआ आधा शरीर ही चुपचाप बीती रात की डरावनी घटना को बयां कर रहा था। बूढ़ा माँ फिर से खाना लेकर आया, लेकिन इस बार अन्ना ने मना कर दिया। उसने उसे गाली दी कि वह विकृत और डरपोक है, जो कमजोर महिलाओं पर हाथ डाल सकता है, किसी को खुश करने में खुद को चोट पहुंचा चुका है। बूढ़ा माँ ऐसी बातें पहले भी कई बार सुन चुका था। उसने परवाह न करते हुए कहा कि अगर टॉयलेट जाना हो तो बिस्तर के पास रखी बाल्टी का इस्तेमाल कर सकती हो। उसकी यह बात अचानक अन्ना को याद दिला गई। वह जल्दी से बाल्टी उठाकर उसे ध्यान से देखने लगी, फिर तुरंत हैंडल खोल दिया और हाथ पैर का इस्तेमाल कर उसे अलग कर लिया। इसके बाद वह तुरंत हाथ पैरों का इस्तेमाल कर पूरी ताकत से उसे तोड़ देता है। एक नुकीला साधारण हथियार बनता है। दूसरी ओर बूढ़ा माँ खाना खाते हुए कल रात की कृति निहार रहा है, लेकिन उसके उदास चेहरे से झलकता है कि वह उतना सहज नहीं जितना दिखाया था। वह रात का इंतजार करता है। बूढ़ा माँ बेसब्री से नशीली दवा बनाता है ताकि देख सके सामने वाला अब भी घमंडी है या नहीं। उसे पता न था उसका कदम ऐना के मन मुताबिक था। जैसे ही वह पास आकर इंजेक्शन लगाने की तैयारी करती है, ऐना अचानक हमला कर देती है। माँ का सिर लोहे की रैक से टकरा जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ऐना आगे बढ़ती है, चाबी ढूंढती है, हथकड़ी खोल देती है, लेकिन जैसे ही वह मोबाइल फोन ढूंढने लगती है, डरावनी बात हो जाती है। गिरकर बेहोश हुआ बूढ़ा माँ सच में होश में आ जाता है। ऐना को लगा कि वह उसे कमरे में बंद नहीं कर सकती। उसने विचार छोड़ दिया और तेजी से ऊपर दौड़ पड़ी, पर पीछे से पीछा कर रहे बूढ़े माँ ने उसका पैर पकड़ लिया। पर ऐना ने खुद को उससे बचा लिया था, पर नशे के असर में वह जानती थी टिकना मुश्किल होगा। वह जल्दी से कॉकपिट में भागी, रेडियो के जरिए मदद मांगी, पर उसे चलाना नहीं आता था, इसलिए रेडियो से सन्नाटा और शोर ही आते रहे। तभी दवा का असर भी बढ़ने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसने दूर एक नाव देखी। ऐना ने पूरी कोशिश कर संतुलन बनाए रखा और डेक तक पहुंची, पर दूरी ज्यादा होने से उसकी पुकार नाव तक नहीं पहुंची। उल्टा उसकी आवाज ने चारों ओर खोज रहे बूढ़े माँ का ध्यान खींच लिया। भागने का रास्ता न पाकर ऐना नाव के किनारे तक पीछे हट गई और महंगा वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण उठा लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना गंभीर होगा। उसने वह कैमरा सीधे समुद्र में फेंक दिया। ऐना को लगा कि डूबकर मर जाना भी शार्क से बेहतर है। वह पानी में मारती है, पर समुद्र की गहराई में डूब जाती है। लेकिन अगले ही पल जल्द ही समय तीसरे दिन आ गया। आखिरकार बूढ़ा माँ नाव लेकर लौटा और इस बार पीड़िता को भी साथ लाया। ऐना ने बूढ़े माँ की मानसिकता को सही समझा था। वह इतना बीमार था कि अपनी कृति के बिना हत्या में संतुष्टि नहीं मिलती थी। इस तरह जब बूढ़ा माँ किनारे जाकर सामान खरीदने जाएगा तो मौका मिलते ही मदद का संदेश भेजा जा सकता है। अब जब वह बंधा था, उसने पागलों की तरह लोहे की छड़ पर मारना शुरू किया ताकि आवाज हो। उसे नहीं पता था कि पास की नाव में एक बहरा बूढ़ा आदमी रहता है जो माँ को आवाज दे चुका था। जब वह समुद्र में जाता था तो कभी कभी पर्यटक आ जाते थे। शिकार के भागने से बचने के लिए वह बूढ़े आदमी को रखवाली करने को कहता था और हर सौदे पर हिस्सा देता था। इस बार बूढ़ा माँ का ध्यान नाव पर मौजूद अन्ना पर था। उसे शिकारियों की परवाह नहीं थी। उसने जांच नहीं की और मुड़ गया। इसी दौरान पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन माना कि व्यक्ति सर्फिंग करते समय लहरों में बह गया। उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और समुद्री इलाके में तलाश करनी थी, लेकिन रेक को गड़बड़ लगा। उसने पुलिस से घटना की रिकॉर्डिंग मांगी और आखिरी गाड़ी खोज निकाली। वीडियो धुंधला था, पर विज्ञापन चिन्ह से मछली पकड़ने वाली नाव ढूंढ ली जो बंदरगाह पर खड़ी थी। वह व्यक्ति से पूछना चाहता था कि क्या उसने कुछ असामान्य देखा, पर दरवाजा बंद होने से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन जब रेक जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसे डेक के नीचे कुछ हलचल सुनाई दी। वह तुरंत खिड़की तोड़कर घुसा, आवाज से जहाज के निचले हिस्से में उस गुप्त कमरे को ढूंढा और अपनी प्रेमिका को खोजा। उसे नहीं पता था कि बूढ़ा माँ खरीदारी कर लौट चुका था। अहुई ने जानबूझकर अन्ना को हथकड़ी लगा दी कि वह तुरंत खोल न सके और अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि चिंता न करे, जल्दी से बाहर जाकर पुलिस बुलाए। रेजे भी समझ गया कि समय कम है। उसने दया नहीं दिखाई, फोन करते हुए तुरंत चला गया। अगले ही पल अचानक हुए हमले में रेजे को सीधे ही बुरी तरह पीट दिया गया और उसने जो फोन मिलाया था वह भी जमीन पर गिर गया। गिरते हुए उसने झट से मोबाइल उठा लिया, लेकिन तुरंत ही उसे लाओ माँ ने एक झटके में पीठ पर चाकू मार दिया। इसके बाद उसने रेजे के चेहरे पर एक और लात मारी, फोन छीनकर कॉल काट दी। लेकिन जैसे ही वह जानलेवा वार करने वाला था, होश में आए रेजे ने पलटवार कर दिया। फिर वह उसके ऊपर चढ़ गया और पूरी ताकत से उसकी गर्दन दबाने लगा। चाहे शरीर पर कितनी भी खरोंचें क्यों न आ रही हो, उसने पकड़ नहीं छोड़ी। जल्दी ही लाओ माँ को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब रेगे जीतने ही वाला था, बूढ़ा शोर सुनकर वहां आ गया था। यह दृश्य देखकर उसने मान लिया कि रेग को बदमाश है, लेकिन उसने नीचे से आती मदद की पुकार सुनी, जिससे उसे गड़बड़ महसूस हुई। वह पूछताछ करने ही वाला था।
घटनाओं के कारण बूढ़ा माँ किनारे पर नहीं रुका। उसने दूर समुद्र में जाकर सबूत मिटाने का फैसला किया, लेकिन इस बार तेल की टंकी लगभग खाली थी। तेल भरने का समय नहीं था, इसलिए वह नाव को दूर नहीं ले जा सका। फिर भी उसकी निर्दयता ने परवाह नहीं की। तट के पास या दिन के उजाले में वह अपराध कर सबूत मिटाने को तैयार था, ताकि भविष्य में खतरा न रहे। ठीक उसी समय वह ऐसा लग रहा था कि लेइगे भी लिशा की तरह शिकार बनने वाला है। बूढ़ा माँ इस पल को रिकॉर्ड करने को तैयार था, लेकिन किस्मत से शार्क आसपास मंडराती रही, मगर उसने लेइगे को नहीं खाया। थोड़ी देर में शार्क ने चारा खा लिया और मुड़कर चली गई। मजबूरी में बूढ़ा माँ को लेइगे को फिर से नाव पर खींचना पड़ा, लेकिन अन्ना ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि उसने देखा बूढ़ा माँ ने लेइगे की कमर पर कई बार बेरहमी से चाकू घोंप दिया, फिर उसे अचानक समुद्र में फेंक दिया गया। हालांकि लेइगे अपने घाव को दबाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी बहुत सारा ताजा खून लगातार बहता रहा। जल्दी ही शार्क एक बार फिर उसकी ओर आकर्षित हो गई। जब दोनों लगभग निराश हो चुके थे, तभी क्रेन का गिरना अचानक रुक गया। इसका कारण बूढ़ा माँ की दया नहीं थी, बल्कि संयोग से एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर दूर से आ रहा था। अगर वे कुछ भी करते तो निश्चित ही हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते। यही है तटीय इलाके में होने की असुविधा। लेइगे एक बार फिर मौत के मुंह से बच गया, लेकिन अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो खून बहने से ही उसकी जान जा सकती थी। लेइगे रक्तस्राव के कारण बेहोश हो गया। अन्ना समझ गई कि इंतजार नहीं किया जा सकता। उसने दर्द सहते हुए अपने अंगूठे को तोड़ने की कोशिश की, ताकि हथेली का व्यास कम करके हथकड़ी से हाथ निकाल सके, लेकिन असलियत फिल्मों जैसी नहीं होती। उसने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अपने प्रेमी की सांसें कम होती देख अन्ना ने एक निर्णय लिया और अपना हाथ अपने मुंह की ओर बढ़ाया। जल्दी ही समय फिर से गहरी रात में आ गया। ठीक उसी समय का पाबंद बूढ़ा माँ जल्दी से सब कुछ तैयार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा कि अन्ना कहीं नहीं थी। बिस्तर पर केवल एक खून से सना कटा हाथ पड़ा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दरवाजे के पीछे छुपी अन्ना तेजी से भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बूढ़ा माँ यह देखकर तुरंत स्क्रू ड्राइवर निकालता है, वेंटिलेशन डक्ट का ढक्कन खोलकर बाहर निकल जाता है और तुरंत जहाज की बिजली काट देता है। जैसे ही अन्ना जहाज चलाने लगी, वह खतरा भांप गई। वह जल्दी से टूल बॉक्स खोलती है और सिग्नल फ्लेयर निकालती है। तभी बूढ़ा माँ चुपचाप आ चुका था, लेकिन सतर्क अन्ना ने उसे देख लिया। पता चलने पर घबराहट में उसने एक सिग्नल फ्लेयर दागी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। वह पानी में कूद गया और किनारे की ओर तैरने लगा। समुद्र के पास और पानी गहरा न होने के कारण उसके घाव से निकला ताजा खून शार्क को आकर्षित करने से बच गया। लेकिन जैसे ही अन्ना सफलतापूर्वक वापस तैर कर आई, उसे भी तेज एक यॉट किनारे पर पहुंच गई। बूढ़ा माँ दौड़ कर गया और तुरंत उसे जमीन पर गिरा दिया। अन्ना मदद के लिए पुकार भी नहीं पाई थी कि वह उसके हाथों में पड़ गई। किनारे पर रोशनी थी, लेकिन देर रात थी, कोई नहीं था और वह फिर बचने का मौका खो बैठी। जल्द ही रेक दर्शक बना। बूढ़े माँ ने अन्ना को निपटाने का तय किया, जिसने उसे बार बार परेशान किया था। जल्द ही एक बड़ा सफेद शार्क खून की गंध सूंघते हुए आ गया। ये उन वर्षों में बूढ़े माँ द्वारा देखी गई सबसे बड़ी शार्क थी। यह दृश्य देखकर वह उत्साहित हो गया। स्विच ऑन कर शिकार को छोड़ दिया। अन्ना अपना कटा हाथ उठाए देखने लगी। अच्छी बात यह कि शार्क पास मंडराती, लेकिन उसने अन्ना को नहीं काटा। देखते दिन में जो हुआ वही दृश्य फिर होने लगा। बूढ़ा माँ अब और नहीं सह सका। उसने भाला उठा लिया, हस्तक्षेप कर हालात बदलने की कोशिश की, लेकिन भाला सीधा गुस्साई शार्क के मुंह में चला और वह चबा छोड़ा। अन्ना ने यह देखा तो तुरंत भाला उठा लिया, फिर हुक को क्रेन के गोल छल्ले में फंसा दिया और डंडे के सहारे पूरी ताकत से ऊपर चढ़ गई। आखिरकार वह डरावने समुद्र की सतह से बाहर निकलने में सफल रही, लेकिन उसे पता था कि वह देर टिक नहीं पाएगी। उसने सीधे मौत की ओर कदम बढ़ाया, पट्टी खोली, नीचे कूद गई, जल्दी से हाथ के घाव को दबा लिया, लेकिन शार्क फिर भी खून की खुशबू से आकर्षित होकर आ गई। पेट भरी होने से शार्क ने अन्ना पर हमला नहीं किया। शार्क की खूनी प्रवृत्ति ने सबको यह भुला दिया कि वह असल में अपराधियों की साथी नहीं थी। वह समुद्री जीव है जो सोच नहीं सकता, प्रवृत्तिवश भोजन तलाशता है। वास्तव में सबसे खतरनाक जानवर निर्दयी इंसान ही होते हैं। अन्ना ने देखा तो तुरंत फायदा उठाकर दूसरी तरफ से चढ़ गई और चुपचाप जमीन पर पड़ा मछली पकड़ने का डिब्बा उठा लिया। इस समय रैग नाव के किनारे लेटकर देख रहा है। शांत समुद्र की सतह ने उसे अजीब महसूस कराया, लेकिन जब तक वह समझ पाता यह दुर्घटना है, अन्ना ने तुरंत गोली चला दी, जिससे वह समुद्र में गिर गया। घायल घोड़ा घबराकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल एक विशाल सफेद शार्क ने हवा में छलांग लगाकर उसे अपने जबड़े में दबोच लिया। रिकॉर्डिंग की स्थिति में रखा गया कैमरा भी इस हत्यारे के लिए उसकी अंतिम दृश्य को कैद कर गया।